ये है। दूसरा रिएक्शन क्या था? हाँ, तीसरा रिएक्शन क्या था? SO3 था, गिव्स H2SO4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, खाली क्या करना है आपको, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, और रिएक्शन में क्या दे रखा है, 12 ग्राम FeS2 दे रखा है, 12 ग्राम FeS2 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसके पहले FeS2 के मोल निकाल लो, और फिर मोल मोल एनालिसिस से ये चेक करो कि FeS2 से कितना SO2 बना, इस SO2 को यहाँ यूज करो, इस SO2 से कितना SO3 बना, तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इस SO3 को यहाँ यूज करो, फिर ये देखो कि इस SO3 से क्या बोल रहा है कि कितना H2SO4 यहाँ पर बन रहा है, तो फिर फाइनली उसका मास निकाल लो। एक तरीका तो ये है सिंपल एकदम। अब POAC कैसे अप्लाई करें बताओ, POAC इसमें कैसे अप्लाई किया जाए? किस एटम पे POAC लगाएं, क्या करें? सल्फर पे क्यों लगाएं? अच्छा, चलो जरा देखो ध्यान से, पहले क्या हम इस क्वेश्चन को मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हैं? कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं मोल मोल एनालिसिस से? कई सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको एक जैसे अभी। ठीक है, अब इसमें POAC कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताता हूं, जरा आपको सुनना ध्यान से। अभी तक जो हम लोग POAC अप्लाई कर रहे थे वो ऐसे क्वेश्चनों में अप्लाई कर रहे थे जहां पर सिंगल रिएक्शन होता था। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि सीरीज रिएक्शन है, सीरीज रिएक्शन में POAC जिस एटम पे आपको अप्लाई करना होता है, पहले आप ये सोचो क्या वो एटम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जरा देखते हैं एक एक करके। सपोज करो अगर हमने यहां पर सल्फर पे POAC अप्लाई किया, तो सल्फर यहां से स्टार्ट हुआ है, क्या यहां से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले यहां का सल्फर किधर पहुंचा? SO2 में, फिर इस SO2 का सल्फर यहां आया, क्या यही सल्फर SO3 में गया? फिर ये SO3 यहां आया, क्या इस SO3 का सल्फर यहां गया? इसका मतलब जितना सल्फर FeS2 में था वो सारा का सारा कहां पहुंच गया होगा? H2SO4 में पहुंच गया होगा, क्योंकि ये रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद तो कोई रिएक्शन हमको नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये सल्फर यहां पहुंचा, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो फाइनली H2SO4 में पहुंच गया। कहां से चला था? FeS2 से कहां तक पहुंचा? H2SO4 तक। इन दोनों में POAC लगाओ, ये फंडा है इसमें, बात समझ में आ रही है? जहां से वो एटम स्टार्ट हुआ है कहां तक वो पहुंचा है लास्ट वो देखो, और फिर उन दोनों चीजों को पकड़ के उसमें क्या अप्लाई कर दो? POAC अप्लाई कर दो। तो चलो जरा, अगर हम POAC अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू, नहीं सॉरी, हाँ, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeS2 इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सिंपल एकदम, तो बस करके देख लो फटाफट, आंसर आ जाएगा तुरंत। आ रहा है ना? ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं जल्दी से करें। कर दो कर दो, आप लोगों को दिख रहा है क्या, मतलब बिना लाइट के? ऑफ कर दो ना, इन लोगों को इधर नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करो, बंद करके देखो, अब दिख रहा है ना? ठीक है, बस फिर चलो। इसका वेट कितना है? 12 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका?
तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकल आए। हाँ, कितना आ रहा है ये? हाँ, 0.2 आ जाएगा। और फाइनली आप क्या करें, इसका वेट निकाल लें। तो कितना होता है? 98। तो आंसर आ जाता है 19.6 ग्राम। ये आपका आंसर है। ठीक, तो आसान था पीओएससी से एकदम। तो मोल मोल एनालिसिस से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, इससे करोगे तो भी वही आएगा। तो ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कल एक क्वेश्चन डीपीपी में भी आया था, तो वो भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। अभी एक ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। हाँ, नोट किया ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैल्शियम फॉस्फाइड that Ca3P2 formed by reacting calcium orthophosphate, that is Ca3PO4 का whole thrice with magnesium was hydrolyzed by water। इसके बाद the evolved PS3 was burned in air to yield P2O5। फिर लिखो हाउ मैनी grams of magnesium metaphosphate would be obtained if 19.2 gram of magnesium was used for reducing calcium phosphate। कैल्शियम फॉस्फेट, पहले तो ये लिखो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और है, मतलब रिएक्शन अभी और है। तो ये लिख लो पहले पूरा। लिखा? लिख लो जल्दी से। लिख लिया ना? अब इसमें पहला रिएक्शन है Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस Mg gives Ca3P2 plus MgO। Ca3P2 plus H2O gives CaOH का होल ट्वाइस प्लस PS3।
फिर PS3 प्लस O2 gives P2O5 प्लस वाटर, और फिर MgO प्लस P2O5 gives MgPO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, ये तो लास्ट में बना है। फॉस्फेट। चलो भाई स्टार्ट करो। आप इसको सॉल्व करें, मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व करो, मोल मोल से करो इसको, पीओएसी से नहीं करना है, मोल मोल से करो। हुआ कितना आया? 140 145। अच्छा, मोल कितने आए? मोल 0.1, नहीं 0.8 तो नहीं आएगा, गलत है। फिर देखो क्या गलती की आपने, क्या आपने रिएक्शन बैलेंस किया? तो फिर गलत आएगा, क्योंकि रिएक्शन ही बैलेंस नहीं है तो कहां से आएगा आंसर? और आप मोल मोल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, है ना? ध्यान रखें इस चीज का। मोल कितने आए? मोल, हाँ 0.8 आ रहा है क्या मोल आपके? नहीं, बैलेंस किया क्या आपने? नहीं, अच्छा मैग्नीशियम के तो 0.8 है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम में चलो 0.8 आ गए, फिर आगे भी तो बढ़ो। फिर अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर इसका मतलब मोल बताओ। मोल 0.1 ना? हाँ सही है, करेक्ट, अभी सही है।
सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ही बैलेंस करना होगा, तो चलो रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। कितना mg लगा दे यहाँ? 8 mg, और इधर 8 mg हो, ठीक। अच्छा, बस इधर बताओ नीचे, इधर कितना? इधर 2। इधर आ जाओ नीचे, इधर बताओ, इधर बोलो कितना आया? तो 4। इधर 8O2, इधर 2P2O5, इधर 6H2। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 4 1 3, ये भी ठीक रहेगा, जैसा भी सही लगे। यहां बताओ, ये ऑलरेडी बैलेंस है क्या? देख लो भाई जल्दी से। 1 mg 1 mg 1 5 1 6 6, ठीक है। 2P, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। यहां तक कोई दिक्कत? रिएक्शन बैलेंस करना तो पता ही होना चाहिए सभी को। अब एक काम करो, पहले निकालो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन डेटा केवल किसका गिवन है? mg का, बाकी कुछ और गिवन नहीं है इसके अलावा। तो mg का वेट कितना गिवन है? 19.2 ग्राम, ठीक है। तो बताओ मोल कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएगा 0.8। तो हमने स्टार्टिंग किया है 0.8 मोल से, कोई दिक्कत? अब ये सोचो कि हम पहले ये चेक करेंगे कि CA3P2 कितना बना। तो चलो स्टार्ट करो। 8 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 से 1/8, तो 0.8 से 0.1 बनेगा। ये 0.1 नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो इससे फॉस्फीन कितना बना, ये pH3 कितना बना, pH3। तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 0.1 से 0.2 बनेगा। 0.2 ये यहां आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब चेक करो P2O5 कितना बना, क्योंकि नीचे तो P2O5 यहां आ रहा है ना, कॉमन वाली चीज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉमन वाली चीज को देखते हैं। जैसे यहां पर इसमें क्यों देखा, क्योंकि यही चीज नीचे आ रही थी, इसलिए अपन को कैलकुलेशन करना है कि ये कितना बना, ताकि उसको आगे यूज कर सकें। फिर इससे देखा कि ये कितना बना, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये चेक किया। अब बताओ इन दोनों में किसका चेक करेंगे? आगे कौन कॉमन आ रहा है? P2O5। तो चेक करो इससे ये कितना बनेगा। तो 4 से 2 बनता है, तो 1 से 2/4, दैट इज 1/2, तो 0.2 से 0.1, तो 0.1 ये बन गया। अब 1 से 1 बनता है, तो 0.1 से ये कितना बनेगा? 0.1। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट कितने आ गए? 0.1 आ गए। तो अब फाइनली 0.1 को MgPO3 के होल ट्वाइस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेट आ जाएगा। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत? ये मोल निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट आ जाएगा बस। बताओ मैंने क्या इसमें नया किया? वही जो मैं 4-5 क्वेश्चन से कर रहा हूं, वही चल रहा है इतनी देर से, और क्या। तो जल्दी से फटाफट नोट करो, ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें। अब ये काफी एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, बस अब दूसरी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लिख लो जल्दी से। बढ़े आगे, ये लिखा गया, चलो अच्छा। अब हेडिंग लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? when two elements react to form two or more product simultaneous, ठीक है। या फिर हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं पैरेलल रिएक्शन।
ये हेडिंग है आपका पूरा। अभी तक बच्चों हमने सीरीज और सीक्वेंस रिएक्शन की बात करी, अब हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन की, या फिर जब दो एलिमेंट मिलकर साइमल्टेनियस रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कब है आखिर। जैसे मान लीजिए कि हमने रिएक्शन स्टार्ट किया कार्बन और ऑक्सीजन का, स्टार्ट किया रिएक्शन। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहां पर बेसिकली दो दो प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। एक तो चांस होते हैं CO का और एक होता है CO2 का। तो कहने का मतलब ये है कि CO प्लस O2 मिलकर आपस में CO का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और CO प्लस O2 मिलकर CO2 का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे कि एक वेसल में आपने रिएक्शन करवाई जिसमें आपने कार्बन ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो एक साथ एक सिंगल रिएक्शन भी चल सकता है, उसी समय पर दूसरा रिएक्शन चल सकता है, या फिर एक साथ दोनों रिएक्शन चल सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी होती है कंटेनर के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर में कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया। अब उसमें तीन पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर केवल CO बनाए, एक रिएक्शन चले, या फिर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाए, दूसरा रिएक्शन चले, या फिर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO भी बनाए और साथ में CO2 भी बनाए, तो फिर दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही हैं। तो जब दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं, हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन, जो उसके पैरेलल चल रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना हमारा भी पर्पस है, जिसमें इस टाइप की चीजें होती हैं। क्वेश्चन में बाकायदे सब कुछ मेंशन करके देगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो अब इनको मिक्स करने के बाद कई सारी रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। जैसे ये NO भी बना सकता है, NO2 भी बना सकता है, ये N2O3 भी बना सकता है, और भी चीजें बना सकता है मतलब। ठीक है, तो अच्छा लिखो पहले ये इतना, ये दोनों लिख लो जल्दी से, फिर और एग्जांपल देता हूं आपको, जरा लिखो जल्दी। हुआ, देखो जरा और एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो दो दो पॉसिबिलिटी होती हैं। H2O भी बनता, H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस और क्लोरीन मतलब Cl2। अच्छा फॉस्फोरस जो होता है ना, वो P4 की फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस को अभी अपन कभी ऐसे नहीं लिखते P, क्या लिखते हैं हमेशा, P4। ये बात मैंने आपको एक बार बताई भी है कि ये P4 जो होता है उसको बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। वैसे P4 और Cl2 को मिलाने पर PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है। ठीक है, और जैसे एक और एग्जांपल देखो, आयोडीन और क्लोरीन को मिलाने के बाद ICl3 भी बन सकता है और ICl5 भी बन सकता है। ये इसके अलावा सोडियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाने के बाद Na2O भी बन सकता है और Na2O2 भी बन सकता है। ये एग्जांपल काफी पॉपुलर है, लिखो सारे एग्जांपल। जैसे एक और है, N2 प्लस H2 से अमोनिया भी बन सकता है और N2H4 भी बन सकता है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हुआ,
अब एक एक करके स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा जरा। सबसे पहला, कार्बन के साथ हाफ O2 आया तो क्या बना? CO। और कार्बन के साथ जब O2 आया तो बना CO2। ठीक। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कब कौन सा रिएक्शन चलेगा। 3 रिएक्शन पॉसिबल है, या पहला चले या दूसरा चले या दोनों एक साथ चले। 3 केस पॉसिबल है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कब कौन सा केस चलेगा। जरा बताओ, इसके कितने मोल लिए अपन ने? 1 मोल। इसके कितने मोल लिए? 0.5 मोल। यहां पर इसके कितने मोल लिए? यहां पर इसका कितना मोल लिया? 1 मोल। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, इसमें पहला केस बनता है कि जब 1 मोल कार्बन 0.5 मोल O2 के साथ कंबाइन करे तो CO ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि CO2 तब बन सकता है जब 1 मोल O2 के साथ कंबाइन करे। तो मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने बोलता हूं कि जब 1 मोल कार्बन 0.5 मोल O2 या फिर उससे कम के साथ कंबाइंड करे तो CO ही बनेगा। देखो एक बात सुनो, क्या 1 मोल कार्बन 0.5 मोल O2 के साथ कंबाइंड करता है तो 1 मोल CO बनता है क्या? है ना? तो अब अगर ये 0.5 मोल से कम है तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग हो जाएगा ना। और अगर ये लिमिटिंग हुआ तो भाई CO ही तो बनेगा ना फाइनली। फिर इसी के रिस्पेक्ट में तो बात हो रही है भाई। जब 1 मोल कार्बन 0.5 मोल के साथ मिलकर 1 मोल CO बनाता है तो जब ये थोड़ा कम होगा तो कम CO बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली CO बनेगा। क्योंकि CO2 बनने के लिए कम से कम O2 का 1 मोल का होना बहुत जरूरी है 1 मोल कार्बन के लिए। तो हम पहले केस में ये बोलते हैं कि व्हेन 1 मोल कार्बन इज reacted with मोल्स ऑफ O2, और मोल्स ऑफ O2 या तो 0.5 के बराबर होने चाहिए या तो उससे कम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओनली CO विल बी फॉर्म, ओनली CO विल फॉर्म। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन चलेगी? ओनली पहली रिएक्शन चलेगी बस केवल। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर यह बोला है कि अगर 1 मोल कार्बन 0.5 मोल O2 के साथ कंबाइंड करे या फिर उससे कम के साथ कंबाइंड करे तो हमेशा क्या मिलेगा? CO मिलेगा। मतलब कंटेनर में केवल कौन सी रिएक्शन चलेगी? पहली रिएक्शन। ये केस नंबर 1 है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं केस नंबर 2। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने कि 1 मोल कार्बन अगर 1 मोल O2 या उससे ज्यादा O2 के साथ कंबाइंड होता है तो हमेशा CO2 बनता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैसे? देखो मैं बताता हूं। 1 मोल कार्बन अगर CO2 बनाएगा तो मिनिमम कितना O2 चाहिए? देखो ना, मिनिमम 1 मोल चाहिए। और अगर 1 मोल से ज्यादा हो गया तो एक्सेस में हो गया, यही मान लेंगे भाई एक्सेस है और क्या। और जब भी कभी कार्बन एक्सेस O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हमेशा क्या बनता है? CO2 बनता है। और लिमिटेड सप्लाई होती है O2 की तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब क्या बनता है? तब CO बनता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल कार्बन अगर 1 मोल O2 या उससे ज्यादा से कंबाइंड हो तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो ये दूसरा केस हो गया। तो लिख लो जरा, पहले नोट करो पूरा। ये सारे के सारे केस पहले समझिए, बिना इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। पहले तो ये आपको लिखना आना चाहिए। तो पहला केस है कि वन मोल कार्बन है, सॉरी 1 मोल कार्बन is reacted with number of moles of O2 is less than equal to 0.5 mole, then only 0.5 mole, then only CO will form. लिखो, लिखा क्या? हाँ लिख लो लिख लो।
अब सेकंड केस आप खुद से लिखो, when 1 mole carbon is reacted with number of moles of O2 greater than equal to 1 mole, then only CO2 will form. ये स्टेटमेंट लिखिए आप। तब दोनों चले। मैं तीसरा केस, थोड़ा वेट करो बस, थोड़ा सा। अभी मैंने दो केस बताए हैं, जो जो तुमने बोला ना वो तीसरा ही केस है असल में, ठीक है ना। दूसरा केस लिखा आपने, लिखो, when 1 mole carbon is reacted with number of moles of O2 greater than equal to 1, that is NO2 greater than equal to 1, then only CO2 will form. मतलब तब रिएक्शन केवल कौन सा चलेगा, सेकंड वाला। अब मैं आपको तीसरा केस बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो थर्ड केस है, अगर एक मोल कार्बन 0.5 और 1 के बीच वाले से कंबाइंड करे, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक मोल कार्बन 0.7 मोल के साथ कंबाइंड करता है, तो वो 0.5 से ज्यादा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब तो बीच में आ गया ना। मैं क्या कह रहा हूं कि 0.5 या उससे कम तो केवल CO बनेगा, और मैंने बोला कि 1 या 1 से ज्यादा तो केवल CO2 बनेगा। तो बीच वाला क्या है फिर, बीच वाला मतलब 0.5 और 1 के बीच में। तो जब भी कभी एक मोल कार्बन 0.5 और 1 मोल के बीच वाले O2 के साथ कंबाइन करेगा तो दोनों रिएक्शन चलेंगे, मतलब CO भी बनता रहेगा और CO2 भी बनता रहेगा, मतलब दोनों रिएक्शन फिर पैरेलल चलेंगे आपके। तो जरा लिखो कि when 1 mole carbon combined with देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऐसे तो लिखेंगे ना, 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा, उसके बीच में आ जाएगा, यही रेंज रहेगा इसका। देन both the reaction will occurs and none of the reactant will left. None of the reactant will left. कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं रह जाएगा इस केस में। तो सिंपल सी बात है, अगर 0.5 या उससे कम हुआ तो पहला रिएक्शन चलेगा, 1 या 1 से ज्यादा हुआ तो दूसरा रिएक्शन चलेगा, और उनके बीच में हुए तो दोनों चलेंगे। ये केस है यहाँ पर। समझ में आया कैसे लिखते हैं। अब मैं एक रिएक्शन आपको खुद से देता हूं, उसका आप खुद से लिख के दिखाओ तीनों केस, ठीक है। तो रिएक्शन है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, I2 प्लस Cl2 से बनता है ICl3 और से बनता है ICl5। अब आपको तीनों केस बना के दिखाने हैं अच्छे से एकदम, चलो करो। और ध्यान रखिएगा, हम हमेशा एक मोल के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, जैसे एक मोल कार्बन कंबाइन करता है ऐसा, वैसे यहां पर एक मोल I2 के रिस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। हो गया, लिख भी लिया, तीनों केस लिखना है अच्छे से, जैसे अभी लिखा था मैंने।
लिख लिया? हो गया? पहले तो बैलेंस करते हैं। ठीक, अब देखो, 1 मोल I2 जब 3 या 3 से कम मोल Cl2 के साथ कंबाइंड करता है तो केवल क्या बनेगा? ICl3 बनेगा। अगर 1 मोल I2 5 या 5 से ज्यादा मोल ऑफ Cl2 से कंबाइंड करता है तो केवल क्या बनेगा? ICl5। और अगर वो 3 से 5 के बीच में कंबाइंड करता है तो तब दोनों बनेंगे, तब दोनों रिएक्शन चलेंगे। तो ये लिखना था आपको। तो सबसे पहला हो जाएगा, लिख रहे हो ना आप लोग? तो लिख लो 1 मोल इफ 1 मोल I2 is combined with number of moles of Cl2 is less than equal to 3, तब only first reaction। दूसरा केस क्या बनेगा? ICl3 बनेगा। if 1 mole I2 is reacted with, बोलो, number of moles of Cl2 is greater than equal to 5, तब only second reaction, that is ICl5 बनेगा। और तीसरा केस क्या बनेगा कि if 1 mole I2 is reacted with, सॉरी, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 से 5 के बीच में, क्योंकि बराबर किया तो भाई ये केस आ जाएगा, फिर तो ऑलरेडी इक्वल कर ही चुके हैं। 3 से 5 के बीच में हुआ तब क्या होगा? बोथ रिएक्शन। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? तो एक एग्जांपल अभी और करवाऊंगा आपको मैं, तो ये लिख लो जल्दी से। लिखा? चलो एक एग्जांपल और है। P4 plus Cl2 gives PCl3 प्रॉपर लिखो एकदम। हुआ? हाँ कर लो।
अब ये आपको 1 मोल P4 के रिस्पेक्ट में देखना कितना Cl2 चाहिए। मैंने पहले ही बता रखा है अमाउंट फिक्स है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना चाहिए। तो 4P तो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे कितना करें, बैलेंस है ना। टेन, ठीक है। तो 1 मोल P4 जब 6 मोल Cl2 या उससे कम से कंबाइंड होता है तो PCl3 बनेगा। 1 मोल P4 जब 10 मोल Cl2 या उससे ज्यादा से कंबाइंड होता है तो PCl5 बनेगा। और जब 6 और 10 के बीच में कंबाइंड होता है तो फिर दोनों बनेंगे। हो गया। तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या? ठीक, चलो अच्छा। तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। क्वेश्चन लिखो। हैं? नहीं की थी ना बैलेंस, बैलेंस की थी, आपने नहीं देखा होगा, बैलेंस किया था। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन of the product mixture if 96 gram O2 reacted with 84 ग्राम कार्बन, दूसरा है 24 ग्राम कार्बन, तीसरा है 48 ग्राम कार्बन। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कैसे करना होता है इस क्वेश्चनों को। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर इफ 96 ग्राम ऑफ O2 रिएक्टेड विद 84 ग्राम कार्बन 24 ग्राम। एक एक करके देखो। पहला पार्ट पूछ रहा है कि अगर 84 ग्राम कार्बन 96 ग्राम O2 के साथ कंबाइन करता है तो फाइनल कंपोजिशन प्रोडक्ट मिक्सचर का क्या होगा। क्या इन्होंने ऐसा बोला है कि केवल हम CO बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं? वो हमें पता करना होगा कि CO बन रहा था कि CO2 बन रहा था। समझ में आ रही बात? तो चलो जरा एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट जरा सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले आप ये पता करो कि मोल्स ऑफ O2 कितना होगा। तो 96 अपॉन 32 दैट इज 3 मोल। अब आपको पता है बेटा दो रिएक्शन पॉसिबल होती हैं, एक तो ये भी हो सकती है और दूसरी ये भी हो सकती है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ पहले पार्ट में। पहले पार्ट में हमने कितना कार्बन लिया है बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालो, 84 अपॉन 12 कितने आ जाएंगे, 7 मोल कार्बन। कोई दिक्कत? अब पहले पार्ट में वो बोल रहा था कि 84 ग्राम कार्बन 96 ग्राम O2 के साथ अगर कंबाइंड होता है तो प्रोडक्ट मिक्सर का क्या कंपोजिशन होगा। इसका मतलब अपन मोल में क्या बोलेंगे कि 7 मोल कार्बन 3 मोल के साथ कंबाइंड होता है तो क्या फाइनली कंपोजिशन होगा, है ना। तो अब ये सोचो कि अगर 7 मोल कार्बन अगर 3 मोल O2 के साथ कंबाइंड होगा तो 1 मोल कार्बन कितने के साथ कंबाइंड होगा जरा बताओ। 3/7। और 3/7 कितना होता है, 0.428 ये होता है मोल O2। अब अभी अभी ध्यान करो, हमने बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, केवल केवल फर्स्ट रिएक्शन होगी। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 मोल कार्बन जब 0.5 मोल O2 या उससे कम से कंबाइंड होता तो केवल फर्स्ट रिएक्शन होता है। ये कंफर्म हो चुका है कि पहला रिएक्शन होगा। अब जब पहला रिएक्शन होगा सबको सामने है, वैल्यू डालो, एक LR होगा, निकाल लो क्या फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, आंसर आ गया। ये फर्क है इसमें। तो पहले जरा इतना नोट करो जल्दी से, फिर मैं वो भी कर देता हूं। तो हम यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर। ये
अब हमें सेकंड रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल फर्स्ट रिएक्शन काम की है बस। चलो नोट किया, सबने किया नोट? कर लो जल्दी से कर लो। हुआ? अब देखो, अब हमें पता लग चुका है कि केवल पहला रिएक्शन हो रहा है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस खाली इससे मतलब है। बताओ कार्बन कितने मोल लिया था? 7 मोल लिया था ना। O2 कितने मोल लिया? 3 मोल लिया O2। ठीक है, बताओ अब हमें पता करना है कितना CO बना, और जबकि दोनों दे रखे हैं तो प्रॉब्लम सिंपल वाली है कि LR वाली है? LR वाली प्रॉब्लम है। बताओ LR कौन होगा? O2 होगा ना भाई। देखो 7/1 और 3/1/2 मतलब 6, ये कम आ रहा है, इसका मतलब ये LR होगा। तो जो भी CO बनेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? O2 के रिस्पेक्ट में बनेगा। चलो भाई बताओ, पहले बताओ मोल मोल से, हाफ O2 से 1 मोल CO बनता है, तो 1 O2 से कितना बनेगा? तो कितने से चाहिए? 3 मोल O2 से चाहिए, बोलो कितना बनेगा? 6 CO, मतलब 6 मोल CO बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर ये LR था तो ये क्या था? एक्सेस रिएजेंट। तो अगर ये एक्सेस रिएजेंट था तो LR तो पूरा खत्म हो गया होगा, बचा कौन होगा? एक्सेस। तो अब ये चेक करना है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, मतलब कार्बन कितना बच गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो अब ये सोचो कि अगर हाफ मोल O2 रिएक्शन करता कार्बन के साथ, तो बेटा हाफ मोल O2 रिएक्शन करता है कितने मोल कार्बन के साथ? 1 मोल कार्बन के साथ, है ना? LR के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं। तो बताओ 1 मोल O2 कितने के साथ रिएक्शन करता? 2 मोल कार्बन के साथ, है ना? तो कितने मोल लिए थे? 3 मोल। तो 3 मोल O2 कितने के साथ रिएक्शन करता? 6 मोल कार्बन के साथ। 6 मोल कार्बन वो है जो रिएक्शन कर गया। कितना लिया था? 7। कितना रिएक्शन कर गया? बचा कितना? तो फाइनली आंसर है। तो फाइनली मिक्सर में क्या क्या बचा? 1 मोल कार्बन बचा और 6 मोल CO बन गया। यही आंसर है फाइनल। ठीक, तो आप इसको लिख लो अच्छे से। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट मैं कल खुद सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना? तो आप घर से सेकंड पार्ट सॉल्व करके लाएंगे। तो उसको लिखो, फिर आप जा सकते हैं। वैसे सेकंड पार्ट में केवल आपका दूसरा रिएक्शन होगा, और थर्ड पार्ट में दोनों होंगे, तो वो मैं कल आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। देखा ना?